नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है न्यू कैश डिपॉजिट लिमिट सेविंग बैंक अकाउंट में क्या होगी 1 अप्रैल 2026 से। दोस्तों, सरकार द्वारा नया एक्ट लाया गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 और सरकार ने अभी फरवरी महीने में नए इनकम टैक्स रूल जारी किए हैं जो आप पर 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं। अब इन रूल में एक इंपॉर्टेंट रूल है जहां पर सेविंग अकाउंट को लेकर कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो उसके लिए नई लिमिट जारी करी गई है। 1 अप्रैल से ये नियम आप पर लागू हो जाएंगे। जो भी अगर अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कैश जमा कर रहा है तो उन्हें इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इन नियमों की जानकारी नहीं हुई, आपने कैश जमा करवा दिया तो आपको सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स के नए कानून के तहत अब आप सेविंग अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर करने जाएंगे तो उस केस में आपको दिक्कत परेशानी, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो सोच समझ के अपने सेविंग अकाउंट में कितना आपको जमा करना है, कितना नहीं करना है, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे कैश डिपॉजिट को लेकर। यहां पर हम जो बात करेंगे वो कैश रिलेटेड बात करेंगे, जो आप कैश डिपॉजिट करते हैं। अगर आप यूपीआई करते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑनलाइन मोड से या कोई और माध्यम से अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं तो उसके लिए ये लिमिट नहीं है, ये सिर्फ कैश के रिगार्डिंग लिमिट दी गई है। यानी इसके रिगार्डिंग जो है वो नियम बनाया गया है। कैश सरकार नहीं चाहती कि यहां पर ज्यादातर लोग जो है वो ब्लैक मनी को जो है बढ़ावा दे, यानी कैश को बढ़ावा दे। सरकार चाहती है कि सब डिजिटलाइज हो, सब यहां पर ऑनलाइन यूज करें, ऑनलाइन माध्यम से पैसा लाए, ऑनलाइन माध्यम से पैसा विड्रॉ करें। लेकिन कई बार यहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो कैश जो है वो जमा कर देते हैं। अब कैश अगर आपने जमा किया है तो फिर आपको यहां पर लिमिट भी पता होनी चाहिए। आइए जानते हैं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो हमारा सबसे पहले पॉइंट ये समझ लीजिएगा कि यहां पर जो लिमिट है, सरकार ने पहले ये लिमिट हुआ करती थी 10 लाख की, अभी भी 10 लाख की है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो 10 लाख की लिमिट है, पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में आपके लिए 5 लाख की लिमिट है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट हो या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट क्यों ना हो, कई लोग 2 सेविंग अकाउंट रखते हैं, 3 सेविंग अकाउंट रखते हैं, कई तो 10-10 सेविंग अकाउंट रखते हैं और क्या करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट जो है सभी सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि यहां पर कोई भी उनकी रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं करेगा, क्योंकि सभी में लाख 2 लाख रुपया ऐसे करके 20 लाख रुपया जमा कर देते हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यहां पर जो लिमिट दी गई है वो बैंक वाइज नहीं दी गई है, वो पर पर्सन वाइज दी गई है। यानी एक व्यक्ति के लिए 10 लाख की लिमिट है। तो चाहे आपका एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, आपको 10 लाख से ज्यादा कभी भी सेविंग बैंक अकाउंट में, चाहे आपके कितने अकाउंट है, किस बैंक में है, कहीं पर भी हो, जमा आपको नहीं करने हैं। हालांकि ये लूप होल है कि एक बैंक जो वो दूसरे बैंक को नहीं बताएगी कि उसके कस्टमर ने कितना कैश डिपॉजिट किया है। लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है पैन कार्ड के बेसिस पर, कई बार बैंक 10 लाख से कम भी होता है तो भी रिपोर्ट कर देती है। तो ये रिपोर्टिंग सारे आपके एआईएस टीआईएस में रिफ्लेक्ट होते हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपका पैन कार्ड डालेगा और सभी बैंकों का अगर रिपोर्टिंग आई और वहां पर अगर आपका कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपए उससे ज्यादा हुआ तो आपको 100% नोटिस जो है वो भेजी जा सकती है। अगर आपकी आईटीआर मैच करती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार नोटिस जरूर आएगी कि आपको क्या जरूरत पड़ गई कैश ट्रांजैक्शन करने की, आपने कैश क्यों डिपॉजिट किया, इसका कारण सोर्स एक्सप्लेन आपको करना होगा। अगर आपने सोर्स एक्सप्लेन कर दिया, इनकम को आईटीआर में दिखाया है और टैक्स उस पर पे किया है, तब डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो चाहे 10 लाख हो या उससे ज्यादा हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ कैश रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वहां पर पेनल्टियां लगती है। तो अगर आप उन रिस्ट्रिक्शन में है तो टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन आप पर 100% पेनल्टियां लगाई जा सकती है। जैसे कि अगर आप कैश लोन कहते हैं कि भाई मैंने ये 10 लाख रुपए जो है अपने फ्रेंड से लोन लिया था, ये जमा कर दिया, तो कई बार लोग पैसा लोन पे लेते हैं,
रिश्तेदारों से लेते हैं और वो जमा कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां पर 20,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो यहां पर आपने सोर्स तो एक्सप्लेन कर दिया, टैक्स तो आप बच जाएंगे, लेकिन आपको यहां पर पेनल्टी 100% लग जाएगी। तो आपको यह भी देखना है कि सोर्स एक्सप्लेन करते वक्त आप कहीं और कोई सेक्शन में तो यहां पर कॉन्ट्रावेंशन यानी आप लॉ का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं कि वहां पर आपको कहीं पेनल्टी ना लग जाए। अच्छा, डिपॉजिट जो आप कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, नोट्स या कॉइन, 500 की नोट, 200 की नोट, 100 की नोट, 50 की नोट, 10 के कॉइन, 20 के कॉइन, ये अगर आप फिजिकल जो कैश है वो आप बैंक में जमा कर रहे हैं जिसे हम कैश डिपॉजिट मानेंगे। तो कैश डिपॉजिट आप जो सेविंग बैंक अकाउंट में कर रहे हैं, फिजिकल नोट्स, फिजिकल कॉइन, अगर कोई चेक आ गया, अकाउंट पे चेक आ गया, एनईएफटी, आरटीजीएस जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है उसे कैश नहीं मानेंगे। जो आपका पैसा क्रेडिट हुआ है, डिपॉजिट हुआ है कैश फॉर्म में यानी फिजिकल करेंसी में, उसे कैश माना जाएगा। अच्छा, आपका एक अकाउंट हो या मल्टीपल अकाउंट हो, कई लोगों के 2 अकाउंट होते हैं, 10 अकाउंट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जितने भी आपके अकाउंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही मानता है कि पैन वाइज ये लिमिट आपके लिए है, यानी पर पर्सन लिमिट है। यानी मेरी लिमिट 10 लाख की है, आपकी लिमिट 10 लाख की हो सकती है, किसी अन्य पर्सन की 10 लाख की हो सकती है, तो सबकी 10-10 लाख की है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 10 अकाउंट है तो सभी बैंक अकाउंट में मेरे 10-10 लाख की यानी 1 करोड़ की लिमिट हो गई। ये आपको नहीं करना है। सभी बैंक, चाहे आपके 2 बैंक हो, 3 बैंक हो, 4 बैंक हो, सभी बैंकों को मिलाकर आपके लिए 10 लाख की लिमिट रहेगी अगर आपके पास पैन कार्ड है। पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में आपके लिए 5 लाख की लिमिट रहेगी। तो सेम पर्सन, ध्यान रखिएगा यहां पर पर्सन वाइज है। अच्छा, अकाउंट कौन से कवर हो जाते हैं? यहां पर आपके जितने भी सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, ये सारे कवर हो जाएंगे। अगर आपका कोई ज्वाइंट अकाउंट हुआ तो उसके रिलेटेड भी अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है तो वो आप में इंक्लूड कर दिया जाएगा। माइनर अकाउंट है तो वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, अकाउंट कौन सा कवर नहीं होगा? अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट के लिए अलग से 50 लाख की लिमिट दी गई है। तो आपको यहां पर सेविंग अकाउंट को और करंट अकाउंट को नहीं देखना, आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट को देखना है 10 लाख से ज्यादा। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो उसके लिए अलग से आपके लिए 50 लाख की लिमिट रहने वाली है। मान लीजिए किसी के पास सेविंग अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है, तो आपके लिए करंट अकाउंट के लिए 50 लाख और सेविंग अकाउंट के लिए 10 लाख, टोटल फिर आपके लिए हो गई 60 लाख की लिमिट। लेकिन ऐसा नहीं है टोटल 60 लाख है तो आप सेविंग में 30 डालें और करंट में 30 डालें, ऐसा नहीं है। सेविंग के लिए 10 लाख की और करंट के लिए 50 लाख की रहेगी। फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, इसके लिए अलग से 10 लाख की लिमिट दी गई है। तो किसी के पास सेविंग, करंट और एफडी है तो टोटल आपके लिए हो गई 70 लाख की लिमिट। तो ध्यान रखिएगा अलग अलग 10-10 लाख की लिमिट है। करंट अकाउंट के केस में 50 लाख की लिमिट दी जाती है। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया, एसबीआई में और यस बैंक में खुलवाया है। किसी में आपने 3 लाख, किसी में 5 लाख, किसी में 4 लाख, टोटल आपका 12 लाख हो गया। 10 लाख से ज्यादा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में ये 12 लाख क्योंकि 10 लाख से ज्यादा है तो आपको नोटिस भेजी जा सकती है। हालांकि एक बैंक दूसरे बैंक को यहां पर नहीं बताती है कि कितना कस्टमर ने कैश डिपॉजिट आपकी बैंक में किया है, तो हो सकता है यहां पर आप बच जाएं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है 3 लाख पर कोई भी रिपोर्टिंग ना करे। लेकिन कई बार क्या होता है, बैंक के अगर आप एक बार में 5 लाख 8 लाख रुपए जमा कर देते हैं तो कई बार बैंक के जो स्टाफ है वो रिपोर्टिंग कर देते हैं, जबकि लिमिट 10 लाख की है लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये मान के ना चले कि बैंक यहां पर रिपोर्ट नहीं करेगी, कई बार बैंक रिपोर्ट भी कर देती है। तो अगर आप टुकड़े टुकड़े 10 लाख के अंदर अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो हो सकता है एक बैंक दूसरे बैंक को यहां पर नहीं बताती है, इसकी वजह से आप रिपोर्टिंग होने से बच जाए। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में ये आपका 10 लाख से ज्यादा है। अच्छा, कैश विड्रॉ किया अगर आपने 3 लाख 4 लाख 4 लाख, टोटल 10 लाख से ज्यादा हुआ, क्या ये रिपोर्ट होगा? नहीं। सेविंग अकाउंट अगर आपके पास है, कैश विड्रॉ हो रहा है, कोई रिपोर्टिंग यहां पर नहीं होगी। करंट अकाउंट अगर होता तो वहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाती 50 लाख से ज्यादा। लेकिन सेविंग अकाउंट में कैश विड्रॉल को लेकर कोई रिपोर्टिंग नहीं करी गई है। अब आ जाते बात करते हैं, कैश डिपॉजिट करेंगे आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में। ध्यान रखिएगा यहां पर टोटल कैश डिपॉजिट जो चेक आपका किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, यह देखा जाएगा कि पूरे साल में आपने कितना कैश डिपॉजिट किया है। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, एक फाइनेंशियल ईयर पूरा देखा जाएगा। फाइनेंशियल ईयर कौन सा माना जाता है? यानी आपका टैक्स ईयर, जैसे 1 अप्रैल 2026 से आपका 31 मार्च 2027 तक। तो ये पूरे साल में अगर आपने कभी भी पैसा जमा किया है, कैश डिपॉजिट किया है, उसको यहां पर कंसिडर किया जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं, कैश डिपॉजिट भी करते हैं, कैश विड्रॉ भी करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, तो क्या नेट देखेंगे? नहीं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर सिर्फ कैश डिपॉजिट देखेगा कि आपका जो कैश डिपॉजिट है यानी जो क्रेडिट साइड है उसको यहां पर टोटल करेगा, उसमें से कैश विड्रॉल जो है वो कम नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपने अप्रैल में, अगस्त में, जनवरी में 3 लाख, 4.5 लाख, 275 टोटल 10 लाख से ज्यादा कर दिया है, ये आपका रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में जैसे 24-25 में, 25-26 में, 26-27 में आपने 8 लाख, 9 लाख, 5 लाख, टोटल 22 लाख है, क्या यहां पर कभी रिपोर्ट होगा? नहीं, ना 24-25 में होगा, ना 25-26 में होगा, ना 26-27 में, क्योंकि ये सब 10 लाख के अंदर है। नेक्स्ट, अ पर्सन, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिमिट जो है वो दी गई है। पर्सन कौन है ये समझते हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल कौन हो गया? जैसे सैलरीड एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, स्टूडेंट हो गए, हाउसवाइफ हो गए, रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसे हम इंडिविजुअल कहेंगे। अगर ये कैश डिपॉजिट करते हैं तो ये पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, तो इनके लिए, अच्छा, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 10 लाख की लिमिट रहेगी, बिजनेस वालों के लिए, सबके लिए यहां पर 10-10 लाख की लिमिट रहेगी। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उनके लिए भी यहां पर जो है अलग से 10 लाख की लिमिट रहेगी। फर्म हो गई, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है। अच्छा, कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड हो गई, पब्लिक लिमिटेड या 1 पर्सन कंपनी है। कोई ट्रस्ट, NGO, सोसाइटी है तो वो भी पर्सन में कवर करता है, उसके लिए भी 10 लाख की लिमिट है। AOP, BOI है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अगर है, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अगर है, तो इन सबके लिए 10-10 लाख की लिमिट है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लिमिट 10 लाख की होगी पर फैमिली, पर बैंक या पर अकाउंट नहीं होगी। ये जो लिमिट है वो पर पर्सन दी गई है, एक पर्सन यानी एक पर्सन की लिमिट दी गई है। 10 लाख की जो लिमिट है 1 पर्सन की दी गई है, यानी मेरे लिए 10 लाख की लिमिट है, चाहे मेरे 10 अकाउंट है, चाहे मेरे फैमिली मेंबर में कितने भी लोग क्यों ना हो, चाहे यहां पर मेरे कितने भी बैंक अकाउंट या सेविंग अकाउंट है या कोई अन्य RD अकाउंट है, सभी को मिलाकर 10 लाख की लिमिट रहने वाली है। चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो, बैंक में हो, कहीं पर भी आपका अकाउंट हो, ये ध्यान रखिएगा लिमिट जो है वो 10 लाख की सिर्फ मेरे लिए रहेगी। चाहे मेरा 1 अकाउंट है, 2 अकाउंट है, सेविंग अकाउंट 4 अकाउंट है, चाहे मेरा बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है, कोऑपरेटिव बैंक में है, सभी को मिलाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है। कैश डिपॉजिट नई लिमिट जो मैं आपको बता रहा हूं 1 अप्रैल से जो लागू होगी। अब ये अगर आपके पास पैन है तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा 10 लाख या उससे ज्यादा होगा तो रिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों के पास पैन नहीं होगा उनके लिए लिमिट 5 लाख की कर दी है। पहले सिर्फ 10 लाख की लिमिट हुआ करती थी, यानी 31 मार्च 2026 तक 10 लाख की लिमिट है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से अब ये 2 लिमिट नहीं आ गई है। पैन है तो 10 लाख से ज्यादा अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है तो ध्यान रखिएगा यहां पर भी सिंगल अमाउंट किया है या एग्रीगेट टुकड़े टुकड़ों में 10 लाख से ज्यादा हुआ, आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। पैन नहीं है, सिंगल या एग्रीगेट 5 लाख से ज्यादा अगर किया है तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। किसी की व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है, बैंक में जाकर कैश डिपॉजिट कर रहा है, टोटल पूरे साल में 6 लाख कर दिए, पैन कार्ड नहीं था, यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग कर देंगे, जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो कर दी जाएगी। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे ट्रैक करेगा कि उस व्यक्ति के पास जिसके पास पैन नहीं है उसे कैसे नोटिस भेजेगा? उसके लिए जो फॉर्म फाइल होगा यहां पर बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, फॉर्म नंबर 165, जिसके अंदर डिटेल दी जाएगी अकाउंट वाइज। अच्छा, यहां पर देखिए, पर्सन हैविंग नो पैन, जिसका पैन नहीं है उसकी क्या क्या डिटेल जाएगी ये समझिएगा। एक तो उसका नाम जाएगा, उसके फादर का नाम जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है उसका आधार नंबर चला जाएगा, और एक फॉर्म जो है वो बैंक में जमा किया जाता है, फॉर्म नंबर 97 एक्नॉलेजमेंट, इसका एक्नॉलेजमेंट जो नंबर है वो जाएगा। अच्छा, ये क्या है फॉर्म 97? ये वो 97 फॉर्म है, अगर बैंक में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जो जिसके लिए पैन कार्ड अगर मैंडेटरी है, तो जिसके पास पैन कार्ड नहीं है उसे ये फॉर्म जो है वो 1 अप्रैल के बाद जमा बैंकों में करना होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी फॉर्म का आपसे नंबर मांगा जाएगा, यानी आपकी सारी जानकारी जो है वो इनकम टैक्स को पता चल जाएगी कि इसने और भी क्या क्या पूरे साल में ट्रांजैक्शन किए हैं, कैश के अलावा भी अगर कुछ किया है तो सारी जानकारी यहां पर पता चल जाएगी। यानी ज्यादातर जो पैन कार्ड रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे आपको मालूम पड़ जाएंगे।
अच्छा, डेट ऑफ बर्थ आ गई यहां पर आपकी, बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, एड्रेस मेन इंपॉर्टेंट है, आपका एड्रेस मालूम पड़ जाएगा, सिटी कौन सी सिटी में रह रहे हैं, कौन से स्टेट में रह रहे हैं, कंट्री कोड क्या है, मोबाइल नंबर, अदर कॉन्टेक्ट डिटेल या फिर आपकी ईमेल आईडी, सारी जानकारी यहां पर आपकी मिल जाएगी। हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन बेसिस पर, आधार कार्ड के बेसिस पर आपका नया पैन कार्ड भी जनरेट कर दे और आप पर नोटिस, टैक्स, पेनल्टी सब लगाकर भेज सकता है। तो ये मत समझिए कि पैन कार्ड नहीं है तो मुझे यहां पर कोई नोटिस नहीं आएगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं भी है तो इसके जरिए, बैंक के जरिए आपको यहां पर सारी डिटेल जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। जैसे आपका एड्रेस हो गया, आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, इसके बेसिस पर आपके मोबाइल पे, आपके ईमेल आईडी पे या आपके घर तक आपको नोटिस भेजी जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। तो ये गलत फहमी में ना रहे, पैन कार्ड नहीं है तो हम कितना भी 10 लाख के यानी 8 लाख 9 लाख कर देंगे तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। एग्रीगेशन रूल हमने आपको बताया था, सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर टुकड़े टुकड़ों में आप करोगे, सभी को यहां पर सभी अकाउंट के टुगेदर ऐड सबको आपको करना होगा। मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो कैश डिपॉजिट जो है वो सभी का देखा जाएगा, टोटल करना है। सेविंग अकाउंट 1 है, 2 है, आरडी अकाउंट है, टोटल यहां पर देखा जाएगा, 10 लाख से ज्यादा है, रिपोर्टिंग यहां पर आपकी हो जाएगी। अच्छा, रिपोर्टिंग कौन करेगा ये इंपॉर्टेंट है, टैक्स पेयर कभी भी रिपोर्ट नहीं करेगा। यहां पर रिपोर्ट जो है वो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस करेगी। जैसे एसबीआई हो गई बैंक के केस में, एचडीएफसी बैंक में है या आईसीआईसी बैंक में है। अगर पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो पोस्ट ऑफिस मास्टर जो है वो रिपोर्ट कर देगा। रिपोर्ट किसको किया जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सोर्स पूछेगा कि आपने इनकम आईटीआर में डिक्लेयर करी है, आपने क्या टैक्स पे किया है प्रॉपर, ये सारी चीजें जो है वो आपसे पूछ सकता है। अच्छा, सोर्स क्या क्या हो सकता है आइए समझते हैं। कैश डिपॉजिट करने का सोर्स आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो सकता है कि आपने पहले कैश विड्रॉ किया हुआ है बैंक से पहले, तो आप ये बता सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं कि भाई मेरा पहले कैश विड्रॉ था, अब ये मैंने कैश डिपॉजिट किया है। यानी ये जो कैश डिपॉजिट किया हुआ है ये मेरी कोई नई इनकम या सोर्स नहीं है, ये मेरा पुराना ही कैश विड्रॉल है। तो ये आप एक्सप्लेन करके यहां पर नोटिस को जो है वो खारिज कर सकते हो। ठीक है, सैलरी हो सकता है आपकी सैलरी मिल रही हो, ठीक है, ये जो हम बता रहे हैं आपने प्रॉपर इसको आईटीआर में दिखाया भी है, आपके पास प्रॉपर अगर एक्सप्लेनेशन है तो सोर्स आप यहां पर एक्सप्लेन करके बच सकते हो सकता है आपकी सैलरी आ गई, हो सकता है अगर आपका बिजनेस है तो कैश सेल हो गया, या पुराने कोई कस्टमर थे उनसे पैसा अगर आपको मिल रहा है वो आपने डाला है तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हो गए, डेटर्स के नाम, किन किन से पैसा मिल रहा है, सारी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। प्रोफेशनल फीस अगर आपको रिसिप्ट हुई है, आप सीईओ हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एडवोकेट हो, कई बार क्या होता है टैक्स जो है वो आप 10 क्लाइंट से मान लीजिए आपने कैश में लिया और जमा करके टैक्स भर दिया, तो उन 10 क्लाइंट का नाम देना पड़ेगा आपको, कई सारी डिटेल जो है वो आपको बतानी पड़ेगी, प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो कैश है वो मेरी इनकम नहीं है, मतलब ये इसका सोर्स बताना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप सोर्स बता देते हैं तब यहां पर आपको जो है टैक्स से बचाया जा सकता है। अगर आप सोर्स नहीं बताएंगे तो उस केस में अनएक्सप्लेन मान के फिर हैवी पेनल्टी टैक्स यहां पर लगाया जा सकता है। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट इनकम होती है, तो मान लीजिए आपको कैश रिसीव हुआ है सेल ऑफ क्रॉप, तो आपके इसके प्रूफ जो है वो देने होंगे। कैश गिफ्ट मिला है क्लोज रिलेटिव से, कैश रिसीव्ड हुआ है सेल ऑफ पर्सनल एसेट, आपने पर्सनल कार थी वो बेची, गोल्ड बेचा, ज्वेलरी बेची, उसका पैसा आपने कैश जमा करवाया है। पास्ट ईयर की कोई सेविंग पैसा पड़ा हुआ था आपके पास बहुत सालों से पहले, वो प्रॉपर आपकी आईटीआर भरी है, उसमें इनकम दिखाई है तो वो आप दिखा सकते हैं। अच्छा, कैश लोन लिया है आपने रिलेटिव और फ्रेंड से, अच्छा ये मानना बहुत ही मुश्किल होता है, डिपार्टमेंट ज्यादातर जो है वो इन चीजों को कंसिडर नहीं करता, क्योंकि यहां पर 20,000 रुपए से ज्यादा आप किसी से लोन नहीं ले सकते। अगर आप लोगे टैक्स तो एक्सप्लेन कर दोगे, सोर्स एक्सप्लेन कर दोगे, लेकिन पेनल्टी में आप फंस जाओगे। 100% पेनल्टी है। अगर आपने कह दिया कि ये जो 10 लाख है मैंने किसी फ्रेंड से लिया है, 100% पेनल्टी आपको लगेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोन कह रहे हो तो 20,000 रुपए से ज्यादा ना आप किसी को लोन दे सकते हो, ना किसी से लोन ले सकते हो। मैरिज ओकेशन पे भी ध्यान रखिएगा ना, 2 लाख से ज्यादा का आप किसी से कैश गिफ्ट नहीं ले सकते। और प्रॉपर्टी के केस में भी ध्यान रखिएगा, 20,000 रुपए से ज्यादा आप एडवांस नहीं ले सकते। तो अगर आप प्रॉपर्टी लोन ये सब बताओगे तो उसमें आपको टैक्स तो नहीं लगेगा, एक्सप्लेन तो कर दोगे, लेकिन 100% की जो पेनल्टियां हैं, कैश रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो लागू हो जाएगी। तो ये आपको सोर्स प्रॉपर बताना होगा, सही से सोर्स बताएंगे, और अगर वो आपके रिस्ट्रिक्शन में नहीं आते हैं
तो उस केस में आपको यहां पर छोड़ा जा सकता है। अच्छा, 10 लाख से कम हुआ तो क्या कैश डिपॉजिट आपका रिपोर्ट हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। कई बार 5 लाख या 8 लाख आप जमा कर देते हैं तो बैंक कई बार इसको रिपोर्ट कर देता है। बैंक कई बार 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अगर आप जमा कर देते हैं तो सीधा बैंक जो वो रिपोर्ट कर देता है, सभी अमाउंट आप रिपोर्ट करते हैं, जबकि बैंक को पता होना चाहिए कि 10 लाख की लिमिट दी गई है, उससे कम में आपको रिपोर्ट नहीं करना। लेकिन कई बार जो बैंक स्टाफ होते हैं वो रिपोर्ट कर देते हैं, तो उस केस में आपको डरना नहीं है। आप प्रॉपर अपनी आईटीआर भरे, इनकम प्रॉपर डिस्क्लोज करें, प्रॉपर सोर्स बताएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अच्छा, जो भी कैश डिपॉजिट किया ये आपके एआईएस टीआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि आपने आईटीआर और एआईएस अच्छा सेम ईयर का देखेगा, पिछले सालों से मतलब नहीं है कि भाई आपने आईटीआर भरी है 2 लाख की और आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो 8 लाख रुपए, सीधा आपको नोटिस आ जाएगी। ये नहीं देखेगा कि पिछले साल भी आपने आईटीआर भरी है, वो पैसा हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा कि आपके एआईएस में कैश डिपॉजिट हुआ है 8 लाख रुपए, आपने आईटीआर भरी है 2 लाख, 3 लाख की या भरी नहीं है, सीधा आपको नोटिस आ सकती है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, नोटिस आए तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सोर्स बताना होगा। कैश एक्सप्लेन अगर आपने कर दिया तो कोई टैक्स नहीं लगेगा 12 लाख रुपए तक की इनकम पे। लेकिन अगर आपका कैश एक्सप्लेन नहीं हुआ तो 30% टैक्स और 200% पेनल्टी, 90% तक आपको लग सकता है। अच्छा, ये नया 1 अप्रैल से लागू हुआ है। पहले ये नियम जो था वो 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4%, कुल मिलाकर 78% होता था, प्लस ब्याज पेनल्टी 10% लगती थी। अब आपको 90% लगेगा, यानी टैक्स जो है वो 60 से 30% हो गया है। अगर आपने कैश एक्सप्लेन कर दिया लेकिन आपने कैश बता दिया कि एक व्यक्ति से एक दिन में लिया हुआ है या ये मेरा सिंगल ट्रांजैक्शन है, 2 लाख से ज्यादा का अगर कैश हुआ तो 100% पेनल्टी लगेगी। टैक्स से आप बच जाएंगे 12 लाख तक अगर होगा। मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए जो है वो आपने किसी से गुड्स बेचने के लिए हैं, कैश में ले लिए और आपने बैंक में जमा कर दिए और एक ही व्यक्ति से आपने लिए हैं, तो यहां पर आप 269 एसटी की जो नियम है उसका उल्लंघन कर देंगे। 2 लाख से ज्यादा हुआ तो पूरे 10 लाख पर आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। आपने सोर्स एक्सप्लेन कर दिया, टैक्स से बच जाएंगे, लेकिन पेनल्टी आपको फिर भी देनी पड़ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, कैश डिपॉजिट कभी भी अगर आप करते हैं तो प्रॉपर उसका सोर्स होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, प्रॉपर आपने इनकम आईटीआर में दिखाई है, रिकॉर्ड करी है, उस पर प्रॉपर टैक्स भरा हुआ है, तभी आप बच पाएंगे। अदरवाइज आपको टैक्स पेनल्टी 100% से लेकर 200% तक की लग सकती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो कैश जमा करते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट में। तो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2026 से अब नियमों में बदलाव हो चुका है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 10 लाख की लिमिट है, पैन कार्ड नहीं होने पर 5 लाख की लिमिट है, और 5 लाख के ऊपर अगर आपने कैश डिपॉजिट कर दिया तो सीधे आपको नोटिस आ सकती है। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।